ओके इंडिया के सीधी सच्ची बात प्रोग्राम में कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के महासचिव का स्वागत है। धन्यवाद सर, आपने संगठन में बहुत काम किया है और बड़े बड़े जिस स्टेट में भी आप इंचार्ज बन के गए, आपने सरकार बनाई है। तो अब 3 साल सरकार के हो गए हैं और स्टेटों में भी कईयों में, हरियाणा में जैसे 2 साल हो गए। तो ऐसे कोई खास कार्य बताएं जिनसे आप आशा कर रहे हैं कि दोबारा फिर आप सत्ता में आएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भ्रष्टाचार, मुझे कहते हुए इस बात का बहुत गर्व है कि जब देश के अंदर यूपीए की सरकार थी, जब हम सुबह उठते थे और अखबार देखते थे, टीवी खोलते थे, तो फलाना भ्रष्टाचार, ढेंका भ्रष्टाचार, रोज भ्रष्टाचार 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 के नाम से टीवी चैनल और अखबार भरे होते थे। आज मैं दावे से कह सकता हूं कि मोदी जी की सरकार हो या हरियाणा में मनोहर लाल जी की सरकार हो, कोई एक ने पैसे का भ्रष्टाचार निकाल सकता, कोई स्कैंडल नहीं निकाल सकता। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जनता की अमानत के हम ट्रस्टी हैं, हम ईमानदारी से ट्रस्टी के हिस्से से वहाँ पर काम करें, उसका शोषण नहीं करें, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जहाँ पे कामों का सवाल है तो मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये सरकार महिलाओं की सरकार है, ये सरकार पिछड़ों की सरकार है, ये सरकार उन लोगों की सरकार है जहाँ तक सरकारें नहीं पहुँची है। आज जनधन योजना के माध्यम से जिस तरीके से एक आम आदमी बैंक तक पहुँचा है, ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज सारी की सारी योजनाओं का लाभ व्यक्ति तक पहुँचे, जैसे महिलाओं की उज्ज्वला योजना, आज 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को, गरीब महिलाओं को गैस का चूल्हा मिला, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम मिट्टी के चूल्हे के अलावा कभी अपने बुढ़ापे तक खाना बनाएंगे। मैं तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जाकर गरीब महिलाओं से पूछा, मैंने कि आपने कभी सोचा था क्या? कभी नहीं सोचा था। मोदी जी ने उनका वो सपना जो उन्होंने कभी देखा नहीं था, वो पूरा करने की कोशिश की है। तो आज गरीब के मन में इस सरकार के प्रति विश्वास जागा है कि ये सरकार हमारी सरकार है, और ये सारी योजनाओं के माध्यम से भी हुआ है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि। लेकिन सर, जो आप लोगों ने इलेक्शन में जो बड़े बड़े एजेंडे थे, जिन पे विपक्ष हमेशा हवा बनाता रहता है कि काला धन बाहर से आएगा, इस पे आपने कोई? देखिए, वो काम अपनी जगह चल रहा है, पर देश के अंदर काला धन पैदा नहीं हो, काले धन के माध्यम से काला काम नहीं हो, काले धन के माध्यम से जिस तरीके से ये कहना है कि नया रुक गया है, अभी काला धन नया तो रुक गया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नोटबंदी, जीएसटी ये व्यापार को स्ट्रीमलाइन करेगी। वो व्यापार जो कहीं ना कहीं सरकार के खजाने तक उसका टैक्स नहीं पहुंचता था, वो सब अब स्ट्रीमलाइन में आ गया है। तो सरकार का खजाना बढ़ेगा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार का। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का खजाना बढ़ेगा तो वो सारा पैसा देश की सेवा, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की जनता के एजुकेशन, देश की जनता के स्वास्थ्य के लिए काम आएगा। तो जो भी प्रयास है वो देश को मजबूत करने के प्रयास है। और जो काला धन नहीं पैदा हो, काले धन के माध्यम से काले काम नहीं हो, ये एक बहुत बड़ा रोकने का काम सरकार ने किया। जैसे अभी अपने जीएसटी पे बात करें तो जीएसटी बहुत अच्छा सरकार ने कदम उठाया है, सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ये ब्लेम लगा रही है कि हम जीएसटी 18% लगाने वाले थे, आप लोगों ने 28% लगा दिया। तो इसमें इनका कितना सच और झूठ है, क्या है? देखिए, कांग्रेस तो राजनीतिक लाभ लेना चाहती है हर चीज़ का, पर मैं कहते हुए मुझे बहुत प्यार हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने जब जीएसटी के लिए संयुक्त सम्मेलन बुलाया सेंट्रल हॉल में, तो अपने भाषण में उन्होंने कहा कि जीएसटी के लिए सिर्फ मेरी सरकारी जिम्मेदार नहीं, इसका श्रेय पूर्व सरकार को भी है, सब राजनीतिक दलों को है। सर्वानुमति से जीएसटी पारित हुआ है, वो तो सबको श्रेय दे रहे हैं और सबको श्रेय भी दे रहे हैं। वो सबसे कह रहे हैं कि सबके सहयोग से हो पाया है, आगे भी हम सबके सहयोग से सरकार चलाएंगे। पर कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया पर हम नहीं कर पाए उसको। तो उनको लगता है कुछ ना कुछ इसको क्रिटिसाइज करें, तो क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज करना ये तो एक अलग बात है। पर वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से जीएसटी की काउंसिल बनी और जीएसटी की काउंसिल में सारे मुख्यमंत्रियों को रखा गया है और सारे एक्सपर्ट्स को रखा गया है और जीएसटी काउंसिल के सारे निर्णय, मतलब देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य सरकारों ने भी और केंद्र सरकार ने भी अपने अधिकार को काउंसिल को सौंपे। तो ये एक अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत बड़ी अर्थ क्रांति है और प्रजातंत्र में शायद इस प्रकार का प्रयोग पहली बार हुआ। एक आपकी पार्टी का एक बड़ा एजेंडा राम मंदिर का रहता है सर। अब तो यूपी में भी आपकी गवर्नमेंट है, सेंटर में भी आपकी गवर्नमेंट है और सुप्रीम कोर्ट में भी नज़दीक है फैसला, तो उस पर आप लोगों की अभी क्या प्लान आगे? देखिए, राम मंदिर बनना चाहिए,
ये हमारी बेसिक मान्यता है और हमारा कमिटमेंट है इस देश की जनता से। पर हमारा ये कमिटमेंट भी है कि इसमें न्यायपालिका का सम्मान करना और जनभावना आंदोलित नहीं हो, सामाजिक समरसता का ताना बाना नहीं टूटे। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज भी इसमें साथ खड़ा हो। कोशिश सफल होती कि नहीं होती ये अभी नहीं कह सकते, पर हमारा प्रयास है कि सामाजिक समरसता का ताना बाना टूटे नहीं। पर राम मंदिर बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, और कब बनेगा इसके बारे में तो नहीं कह सकते, पर बनना चाहिए और बनेगा। और ईश्वर मुझे लग रहा है कि अनुकूल परिस्थितियां ला रहा है। एक मैं आपके पर्सनल पे जा रहा हूँ। अभी जहाँ जहाँ प्रभारी रहे आपने सरकार बनाई है, अभी आपको पश्चिमी बंगाल का प्रभारी बनाया है, तो वहाँ ममता जी बड़े उग्र स्वभाव में हैं और कह रही हैं इसके पीछे भी सेंटर का हाथ बता रही है, और झगड़े के पीछे भी गवर्नर जी से भी उनका झगड़ा हो रहा है। तो वहाँ के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है जिससे कंट्रोल कर पाएंगे आप, या अपनी सरकार बना पाएंगे आगे? मुझे लगता है कि ममता जी से लोगों ने जो अपेक्षा की थी उसमें ममता जी पूरी तरह असफल सिद्ध हो रही, और जिस लोकप्रियता के साथ उन्होंने बहुमत हासिल किया था उसी रेशो में अलोकप्रिय हो गई है। उसका फ्रस्ट्रेशन है उनको, प्रशासन उससे संभल नहीं रहा है, और जिस तरीके से वहाँ पर नौकरशाही हावी हो गई है, विशेषकर सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के अलावा किसी मंत्री की वहाँ कोई सुनता ही नहीं अफसर। डेमोक्रेसी खत्म हो गई। सबसे मुझे बड़ी चिंता है कि वहाँ पर जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वो ध्वस्त हो गई। तो आवश्यकता इस बात की है कि वहाँ पर प्रजातंत्र स्थापित रहे। ममता जी विपक्ष का सम्मान करना सीखे। वो विपक्ष को क्रैश करना चाहते, जो उनका विरोध करे, चाहे भले कोई भी व्यक्ति हो। यदि महामहिम राज्यपाल जी ने उनको कोई अच्छी सलाह दी तो उनके खिलाफ ही खड़ी हो गई। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार ब्लेम लगाना, एक संविधान की कसम खाकर जो मुख्यमंत्री बना उस व्यक्ति के द्वारा, मैं समझता हूँ ये मर्यादा का उल्लंघन है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज की बात करूँ तो आज यहाँ बहुत सारी जनता आपके लिए ही बैठी थी, और एमपी में भी बड़ा आपका रुतबा है। तो क्या अगले इलेक्शन में आपके वो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे एमपी में, या आपकी कुछ और प्लान है? देखिए, हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं है। प्लानिंग सब हमारे नेता बनाते, वो तो जो काम दे देते हैं वो करते हैं। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देने का बोला, मैंने दे दिया, यहाँ जनरल सेक्रेटरी बना दिया, जनरल सेक्रेटरी की तरफ से काम कर रहा हूँ। नहीं, आपको अगर वहाँ का मुख्यमंत्री का ऑफर आता है तो आप क्या करें? हम तो कोई अपने बारे में निर्णय नहीं करते। आँख मींच के वो बोलते कि इस कार्यालय की झाड़ू निकालना है, हाईकमान तय कर दे तो हम झाड़ू निकालने लग जाए। हम तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, पार्टी के निर्देश पर काम करते हैं, और हमारा नेतृत्व जो गाइड करता है। ऐसा करिए जो मध्य प्रदेश में इस समय ना हो रहा है, और आप मुख्यमंत्री बने तो आप करना चाहेंगे उसको प्रायोरिटी पे। बहुत अच्छा काम चल रहा है, शिवराज जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है। मध्य प्रदेश का विकास हुआ उनके नेतृत्व में, इसलिए वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और मुझे तो अभी संगठन की जवाबदारी सौंपी है, तो मैं संगठन के बारे में सोचता हूँ, उससे ज़्यादा सोचता नहीं। तो संगठन पे भी मैंने कई स्टेटों में देखा है, कई बार न्यूज में भी आया है कि संगठन और सरकार का तालमेल सही नहीं हो रहा है, संगठन के लोग नाराज है कामों को लेकर। तो इसमें आप किसको? ऐसा तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर समझदारी पूर्ण काम होता है, जैसे मध्य प्रदेश में सत्ता और सरकार के बीच में अच्छा समन्वय है, राजस्थान में सत्ता और सरकार के बीच में अच्छा समन्वय। 2-3 एमएलए भी हो गए खड़े कि भाई वो कुछ इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी सत्ता और संगठन के बीच में अच्छा, सुभाष बंदरलाल जी में और मुख्यमंत्री जी में अच्छा है, बाकी टीम में बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री जी संगठन को महत्व भी देते हैं। कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ 2-4 विधायक की, उसके बारे में नहीं कहता, इतना तो मनभेद चलता है, पर ऐसा कोई मतभेद इतना तो हो सकता है, कोई खास बात नहीं। आज ही आपकी एक ये जम्मू कश्मीर में ताज़ा घटना होगी, इसके बारे में भी आप? नहीं, घटना दुखद है, नहीं होना चाहिए था, हो गई है, पर इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके बारे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बैठ कर प्लान करना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि जब भी बीजेपी की सेंटर में सरकार आती है तो जो उग्रवादी और उग्र हो जाते हैं और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं? आपने भी कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। देखिए, सरकार ने सख्त कदम उठाए, इसीलिए बौखलाहट आतंकवादियों की बढ़ी है। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उनको ध्वस्त करने की कोशिश की। उसके बाद भी अभी पिछले दिनों उन्होंने जब हमारे सैनिकों के साथ हमला किया था तो उनकी चौकियाँ उड़ा दी थी भारत में। तो भारत की सेना में बड़ा आत्मविश्वास है, और हमें अपनी सेना पर विश्वास है कि माकूल समय पर माकूल जवाब देगी। समय का इंतजार करिए। आप पाकिस्तान को इंतजार के लिए बोल रहे हैं?
या नहीं, देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके कारण प्रशासनिक इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। इसलिए ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हो सकती है, पर इसका बड़ा जवाब माकूल समय पर देने की क्षमता भारत में है, राजनीतिक नेतृत्व में भी और प्रशासनिक नेतृत्व में भी। आपकी सेंटर की सरकार ने 2 बड़े फैसले किए, नोटबंदी का, और ये जो भी इसको सबसे बड़े फैसले माने जाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए थी। तो अब 2 साल और बच गए, तो क्या ऐसे ही कुछ और फैसले जनता को देखने को मिलेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का देश हित में कितना भी कड़क निर्णय लेने की इच्छा शक्ति है उनके पास। वो इस बात की चिंता नहीं करते कि देश की जनता खुश होगी या नाराज होगी। देश का हित होना चाहिए, देश हित उनके लिए सर्वोपरि है। और वो कहते हैं कि मैं देश की जनता को समझाऊंगा, पर मैं देश के हित में निर्णय कर रहा हूँ। तो आगे भी कोई निर्णय ऐसा करना होगा तो करेंगे, वो तो स्वतंत्र हैं और उनमें क्षमता भी है। हम भी पर्सनली उनकी तारीफ करेंगे इस चीज़ में कि वो जनता को समझाने में सबसे सक्षम है। लेकिन जिन निर्णयों को हम बड़ा मानते हैं, जैसे धारा 370 है, या पाकिस्तान का मैटर है, या राम मंदिर का है, तो क्या कोई बड़ा फैसला और जो पार्टी का 19 के इलेक्शन से पहले आने की संभावना है? अभी इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, पर मुझे अपने नेतृत्व पर विश्वास है कि वो कैसा भी निर्णय कभी भी करने की इच्छा शक्ति है उनमें, साहस है। देखिए, नेतृत्व वो होता है जिसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति होना चाहिए, जिसमें साहस होना चाहिए। तो हमारे नेतृत्व में साहस भी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है, और जनता को इस बात के लिए कन्विंस कराने की क्षमता भी है कि मैं जो भी कर रहा हूँ देश हित में कर रहा हूँ। इसलिए वो मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपकी पार्टी ने पीछे बहुत सारी मेंबरशिप की एक प्लान चलाई थी आपके संगठन ने, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भी घोषित किया। तो संगठन में अब आपकी कोई और नई प्लान है जिससे आप कोई विश्व रिकॉर्ड बना सके जिसमें? देखिए, ऐसा है कि आज ये कह सकते हैं कि सिर्फ सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राजनीतिक दल नहीं, कैडर बेस राजनीतिक दल भी है। हमारे अंदर पिछले 3 महीने से संगठन विस्तार के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता निकले हैं, लाखों की संख्या में, जो 15-15 दिन का समय, 1-1 महीने का समय, 6-6 महीने का समय, साल का समय सिर्फ आइडियोलॉजी के लिए दे रहे हैं, संगठन विस्तार के लिए। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म शताब्दी समारोह, इसमें प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि संगठन विस्तार के लिए कुछ समयदानी कार्यकर्ता निकलें। तो आज लाखों की संख्या में कार्यकर्ता 15-15 दिन के लिए, 1-1 महीने के लिए, 6-6 महीने के लिए और 1-1 साल के लिए संगठन का प्रवास कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए। तो सिर्फ जनसंख्या वाला राजनीतिक दल है सबसे बड़ा, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा वैचारिक परिपक्व कार्यकर्ताओं का भी संगठन है ये, क्योंकि हमारी बीच में प्रशिक्षण के काम चलते रहते हैं। तो अभी सारे देश में प्रशिक्षण के काम चल रहे हैं कार्यकर्ताओं के। बरसात में मैदान के काम कम होते हैं, तो इंडोर हमारी बैठकें चल रही है, पोलिंग बूथ की भी बैठक चल रही है, हमारी मंडल की बैठक चल रही है, जिले की बैठक चल रही है, प्रदेश की बैठक चल रही है। ऐसे क्रमबद्ध तरीके से काम हो रहा है। तो संगठनात्मक रूप से मजबूत हो भारतीय जनता पार्टी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इसके लिए प्रयासरत है। अभी बिहार में लालू जी पे आपका CBI और CB का वो चल रहा है इंक्वायरी, तो उसमें भी कुछ लोग ब्लेम लगा रहे हैं कि ये सब राजनीतिक है, और इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, ये जितनी भी घटनाएं हुई है, जैसे चारा घोटाला, हमने थोड़ी, ये तो यूपीए सरकार के वक्त का है। ये भी जितनी भी जांचें चल रही है हमारे सर तो प्रारंभ पहले से चल रही है। तो इसलिए इसको इस प्रकार से राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं है। CBI की जांच है, तथ्यों के साथ जांच कर रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बता रहे हैं एक घटना को कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ है, दस्तावेज उनके पास है। तो अब इसको अगर राजनीति रंग देना चाहे तो दे सकते हैं, पर वास्तव में घोटाला तो लालू जी के परिवार ने किया है। कहाँ जयप्रकाश के नारायण के आंदोलन में फक्कड़ लालू जी थे, आज लालू जी की संपत्ति, उनके परिवार की संपत्ति, उनके सब पूरे कबीलों की संपत्ति देखने लायक। अभी एक मैं आपको हरियाणा में फिर ले जाना चाहूँगा। हरियाणा में आपने जब सरकार, आप ही वहाँ इंचार्ज थे, और आपका गजब फार्मूला था जो पहली बार आपने वहाँ पे सरकार बना दी। हरियाणा का सबसे ज़्यादा संख्या वाली कम्युनिटी जाट है,
और पहली बार ऐसा हुआ कि आपने उसको साइड इग्नोर करके दूसरी कम्युनिटी का मुख्यमंत्री दिया। तो इसके पीछे भी आपकी कोई स्ट्रेटेजी है या आपने बस कार्यकर्ता की सिंसियरिटी के हिसाब से उनको मुख्यमंत्री? नहीं, एक कार्यकर्ता तो सिंसियर है, मनोहर लाल जी को तो सब जानते ही हैं, बहुत संगठन मंत्री है, पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे। पर ऐसा नहीं कि हरियाणा में सिर्फ हमेशा जाट ही रहा। बनारसी लाल जी गुप्ता मुख्यमंत्री रहे, भजन लाल जी रहे, मतलब ऐसा है कि अदर दिन जाट भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि शुरू से हैं तो उनको बहुत जल्दी जनता ने चलता कर दिया है। तो आपको नहीं लगता कि अब भी वहाँ कुछ इसी तरह का पीछे जाट आरक्षण में उपद्रव हुआ और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने भी ब्लेम लगाया कि ये सत्ता को हटाने के लिए उपद्रव है, ना कि आरक्षण के लिए? कुछ लोगों ने जाट समुदाय के कुछ लोगों को भड़काकर इस प्रकार की भावना फैलाने की कोशिश की थी, पर जाट समाज भी समझदार समाज है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो समझते हैं परिस्थितियों को, और इसलिए अब जिन लोगों ने भड़काने की कोशिश की थी जाट समाज को, उनके चेहरे बेनकाब हो गए। मुझे नहीं लगता कि पूरे समाज में इस प्रकार की कोई भावना है कि जाट मुख्यमंत्री नहीं है। कुछ लोगों ने कुछ लोगों को भड़काकर वातावरण ऐसा बनाने की कोशिश की गई थी, पर इस देश में प्रजातंत्र है, सब समझते हैं। प्रजातंत्र से ही विधायक बनते हैं, प्रजातंत्र की व्यवस्था से ही मुख्यमंत्री बनता है, तो प्रजातंत्र पर तो हम सबको विश्वास होना चाहिए। आपका भी गुजरात में इलेक्शन आ रहे हैं, वहाँ पे पटेल आरक्षण मांग रहे हैं, हरियाणा में जाट आरक्षण मांग रहे हैं, तो आप आरक्षण नीति पे कुछ खास कहना चाहेंगे कि आपका क्या गाइडलाइन रहेंगे? देखिए, जो गरीब है, पिछड़ा व्यक्ति है, उसे आरक्षण मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है। पर यह भी मान्यता है कि समय समय पर इस आरक्षण के बारे में मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जब से इस देश के अंदर आरक्षण लागू हुआ है, तब से इसका मूल्यांकन नहीं हुआ है। इस पर मूल्यांकन करते हुए कहीं कुछ कमी हो या कई लोग अधिक फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जो कि आरक्षण के हकदार हैं, तो इसके ऊपर एक बार फिर से विचार मंथन करने की आवश्यकता है, और यदि कुछ परिवर्तन करना हो तो करना चाहिए। मैं आपसे सीधे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो आरक्षण जाट मांग रहे हैं, उनके में आपका पार्टी का और आपका पर्सनल क्या विचार है कि उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, जाट को आरक्षण देने के लिए पार्टी ने प्रस्ताव भी पारित किया, और पार्टी मानती है कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। बाकी भी आरक्षण के जो योग्य हैं उन सबको मिलना चाहिए। हम आरक्षण के विरोधी नहीं। और ऐसे ही गुजरात में पटेल, मैं कह रहा हूँ ना कि जो कमज़ोर वर्ग है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो पिछड़ा है, जो हकदार है आरक्षण का, चाहे पटेल हो चाहे इसके अलावा कोई भी हो, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। हम विरोधी नहीं है उसके। इस प्रोग्राम में आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद।